बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिवीजन की इस कड़ी में मैं आज गद्य पाठ 7 का जो पाठ है, पतझड़ से टूटी पत्तियां का जो दूसरा पाठ है, झेन की देन, मैं उसे पुनरावृत्ति कराने जा रही हूँ। दोबारा से आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो मैं झेन की देन में एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी रीति रिवाज का वर्णन किया गया है जिसमें कि आत्मिक शांति को दर्शाया गया है। लेखक ने एक जापान के मित्र से, अपने जापान में रहने वाले एक मित्र से पूछा कि जापानियों में कौन सी बीमारी अधिक पाई जाती है। तो उसने बताया कि मानसिक बीमारी, मनोरुग्ण मानसिक बीमारी। उसकी वजह है कि मित्र ने बताया कि वहाँ के जो जीवन की रफ्तार है वो बहुत तेज है। हर आदमी अमेरिका की स्पर्धा करता है और अतः जो वहाँ के लोग हैं, चलने की जगह भागते हैं, बोलने की जगह बकते हैं। दिमाग की रफ्तार में तेज रखने के लिए स्पीड का इंजन दिमाग में लगाकर इतना तनाव बढ़ा लेते हैं कि अंततः वो इंजन जो रहता है पूरी तरह से टूट जाता है और मानसिक रोगियों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और उसके साथ ही साथ वहाँ की एक टी सेरेमनी का भी वर्णन इस झेन की देन में किया गया है, जिसे मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो लेखक ने कहा, जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है? मानसिक। उन्होंने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे यहाँ जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार में दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है कि जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। अब लेखक जापान जब पहुंचता है तो अपने मित्र से पूछता है कि यहाँ कौन सा रोग सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मित्र ने बताया कि मानसिक रोग। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दिमाग के काम करने की भी एक क्षमता होती है। इसलिए जब कभी भी हम उसकी क्षमता से अधिक उससे काम लेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे दिमाग पर ही पड़ेगा। जिस तरह एक मशीन होती है, अगर उस मशीन को हम रात दिन लगातार चलाते रहें तो वो गर्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी, क्योंकि वो मशीन भी थक करके उसके भी काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। अगर किसी मशीन को कार्य करने की क्षमता ये मानी गई कि 2 साल तक चलेगी एक सामान्य स्थिति में चलाने पर, तो ये मान के चलिए कि अगर असामान्य स्थिति यानी ज़रूरत से ज़्यादा कार्य हम उससे लेंगे तो वो मशीन सिर्फ 6 महीने चलेगी, क्योंकि
रातों दिन उसका प्रयोग करके हमने मशीन से 4 गुना काम ज़्यादा ले लिया, जिसके कारण मशीन के भी कल पुर्जे जो हैं अपनी क्षमता का जवाब दे देंगे और वो पहले समय से पहले ही काम करना बंद कर देंगे। तो मानव शरीर भी एक मशीन ही है जिसमें कार्य करने की एक क्षमता होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि 6 घंटे 10 मिनट लगातार काम करने के बाद दिमाग को कुछ समय के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब लगातार पढ़ाई करनी होती है तो ये कहा जाता है कि आप कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपनी जगह से उठें, 1 गिलास पानी पिएं, थोड़ा सा विश्राम करें, थोड़ा सा टहलें, ताकि आपके मस्तिष्क की जो थकान है, जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती काम लेंगे तो उसका प्रभाव शरीर के अन्य हिस्सों पर भी आएगा। अब मानसिक रोगी जो होते हैं उनके काम करने की क्षमता बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर जापान के लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करके महीनों के काम को 1 दिन में पूरा करना चाहेंगे, यानी कि उनसे वो 30 गुना ज़्यादा काम करना चाहेंगे, तो उनके यहाँ के लोगों के जीवन की क्षमता, मशीनों की क्षमता उनसे 30 गुना कम हो जाएगी। और प्रभाव किस पर होगा? प्रभाव भी शरीर पर ही होगा, शरीर पर ही होगा, शरीर पर ही उसका असर आएगा और अंततः दिमाग काम करना बंद कर देगा। एक निरंतर कार्य करने की क्षमता होने पर, वैसे भी दिमाग जो रहता है वो रात दिन वर्क करता है और उससे उसकी आवश्यकता से 30 गुना ज़्यादा काम लिया जाएगा तो वह अपने समय से 30 गुना पहले ही साथ छोड़ देगा। तो मनोरुग्ण होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो लेखक को यही अनुभव हुआ कि जापान में रहने वाले जो मानसिक रोगी व्यक्ति हैं उनके मनोरुग्णता की स्थिति खुद उनके कारण आई है कि वे अपने दिमाग से महीनों भर का काम 1 दिन में करने की कोशिश करते हैं और अंततः दिमाग जो है वो कार्य करना बिल्कुल बंद कर देता है और मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया गया है। इन्होंने कहा पाठ बहुत छोटा सा है, झेल की तेल, कि जब लेखक को जापान जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ अपने मित्र के यहाँ गए तो वहाँ की परंपरा, रीति रिवाज, तौर तरीकों सबका उन्होंने अध्ययन किया। तब ये पाया कि जापानियों का काम आम आदमी से इतना ज़्यादा कैसे होता है कि वहाँ के लोग चलते नहीं, भागते हैं, बोलते नहीं, बकते हैं। तो जब इस तरह के, जब वो अकेले भी बैठे रहते हैं तो बड़बड़ाते रहते हैं। तो ऐसी कोशिश में अगर वो दिमाग में स्पीड का इंजन लगा लेंगे तो दिमाग की क्षमता को उसकी खुद की क्षमता से कई 100 गुना आगे बढ़ा देंगे, तो उसकी उम्र को कई 100 गुना पीछे हटा के घटा देंगे। और तनाव आज
के दौर की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या हुआ है, और उसी तनाव में रहते रहते आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। और आज अधिकतर लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर और मन को उसकी आवश्यकता से अधिक कार्य कराया गया तो थकान होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और उस थकान में भी यदि कार्य करते रहेंगे तो वो शरीर, मन, मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे ही, और अंततः तनाव जैसी बीमारी से सामान्य जन भी बहुत ग्रसित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये किस वजह से हो रहा है। वो नींद की दवाएं लेने लगते हैं, नींद नहीं आती। आप अपने काम करने के तौर तरीकों को थोड़ा सा बदल दीजिए। आप विद्यार्थी हैं, अगर आप रात में बहुत रात तक पढ़ते हैं तो या तो आप सुबह बहुत देर से उठेंगे या आपको फिर उस रात नींद नहीं आएगी, और सुबह उठने पर आपको सर का भारी होना, मिचली आना, आंखों में नींद चढ़े रहना, जम्हाई आना, भूख न लगना, बेचैनी होना, पसीना होना जैसी चीज़ें होंगी। और शुरू में कुछ दिन हर आदमी ये कहता है कि अरे रात को सोए नहीं है इसलिए। और जब ये प्रक्रिया महीनों महीनों चलने लगती है तो अंततः या तो नींद की दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, या एक समय ऐसा आता है कि यही तनाव व्यक्ति को डिप्रेशन का शिकार बना देता है और वो गुमसुम रहने लगता है, उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, पानी की ललक उसे पीछे ढकेल देती है, जिसे उसका शरीर और मन ग्रहण नहीं कर पाता, और अंततः वो परेशानी में पड़ जाता है। तो जापानी जब अमेरिका के बराबरी का कार्य करना चाहेंगे कि वे एक दिन में 30 दिन का काम कर लें, तो शरीर पर ही उसका असर आएगा, मानसिक रोगी होने की संख्या बढ़ती जाएगी, ज़्यादातर लोग वहाँ पर मानसिक रोगी रहेंगे। तो यही लेखक को उनके जापान के मित्र ने बताया। अब शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए, वह यानी उनके मित्र। उन्होंने वहाँ के बारे में अपने मित्र को बताया कि कैसे जापान के लोगों का रहन सहन, खान पान है, तौर तरीका है। और शाम को उन्होंने एक टी सेरेमनी में ले गए। अभी टी सेरेमनी क्या है, कैसे होती है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो अब मैं आगे आपको बताने चल रही हूँ। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। तो जापानी में इस टी सेरेमनी को चा नो यू, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि टी सेरेमनी का एक जापानी नाम है, जहां पर
एक अलग तरीके की परंपरा का निर्वाह करके इस टी सेरेमनी को मनाया जाता है। हमारे आपके यहाँ यदि चाय पर किसी को बुलाते हैं या कई लोगों को बुलाते हैं तो वातावरण में एक अलग खुशी होती है, शोर शराबा होता है, गीत संगीत होता है। लेकिन इस टी सेरेमनी में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आम तौर पर ये बिल्कुल अलग तरह की टी सेरेमनी है जिसको कि जापानी में चा नो यू कहते हैं। अब ये कैसे मनाई जाती है वो देखिए। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली तातामई की जमीन वाली एक सुंदर पर्ण कुटी थी। अब ये टी सेरेमनी कहाँ मनाई जाती है तो लेखक को लेकर उनके मित्र एक टी सेरेमनी में गई और ये टी सेरेमनी वहाँ पर एक 6 मंजिली इमारत रहती है जिसकी छत पर एक पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बनाई रहती है जिसकी दीवारें जो होती हैं वो दफ्ती की बनी होती है, मोटी वाली दफ्ती। और अंदर उस पर्ण कुटी के अंदर एक चटाई बिछी होती है। अब जब टी सेरेमनी के लिए कोई जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि उस टी सेरेमनी में सिर्फ 3 लोग होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता है। टी सेरेमनी की सारी प्रक्रिया आपके आंखों के सामने की जाएगी। हमारे यहाँ मेहमान कभी आते हैं तो हम उन्हें ड्राइंग रूम या अपनी बैठक की जगह में बिठाते हैं। खान पान के लिए एक अलग व्यवस्था देते हैं और घर के भीतर से चीज़ें बनाकर लेके आते हैं और उसे सर्व करते हैं, देते हैं, खिलाते हैं। यहाँ टी सेरेमनी में ऐसा नहीं है। तो जब लेखक और अपने मित्र के साथ इस टी सेरेमनी में पहुंचा तो वो उसे वहीं ले गए जहाँ दफ्ती की दीवारों वाली एक पर्ण कुटी है और बाहर एक बेढप सा, बिना बहुत सुंदर आकार ना हो जिसका, एक मिट्टी का पात्र रखा है जिस मिट्टी के पात्र में पानी भरा हुआ है। और इस टी सेरेमनी में आने वाले को उस पात्र से पानी देकर हाथ पांव धुलाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुराने ज़माने में था कि अगर कोई मेहमान आता था तो हम सबसे पहले उसको घर में लाने के साथ ही उसके हाथ पांव धुलाते थे, उसे पोंछने के लिए कपड़ा देते थे और फिर ससम्मान उसे बिठाते थे। उसके बाद पानी का ग्लास देना, पानी पीने के बाद हम उसे खाने को कुछ देते थे। तो यहाँ भी इसी तरह की प्रक्रिया है कि बाहर रखे बेढप से बर्तन में से, मिट्टी का बर्तन रहता है, वो पानी भरा हुआ रहता है और उसके पानी से आने वाले के हाथ पांव धुलाए जाते हैं। फिर उन्हें एक तौलिया दिया जाता है जिसमें वो अपने हाथ पांव पोंछ के साफ करें और आकर अंदर तातामी पर यानी चटाई पर बैठ जाएं। अंदर चाजीन बैठा है। अब चाजीन कौन है? वो जो चाय बना के आपको देगा। वो आने वाले को देखकर खड़ा होता है, झुककर
अभिवादन करता है, यानी प्रणाम करने के, वेलकम करने के, स्वागत करने के तरीके से। और साथ ही बोलता है दो छो, यानी आपका स्वागत है, आइए तशरीफ रखिए। तो दो झो कहकर वो उसे उनका स्वागत करके तारीफ करता है और कमरे में बिठा लेता है। और बैठने के ओर इशारा कर देता है, जगह दिखा के कि आप यहाँ बैठें, आपका इस टी सेरेमनी में स्वागत है। और फिर चाय की तैयारी शुरू होने लगती है। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर मेहमान आने वाले होते हैं तो हम सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं, सजा कर रख लेते हैं। बहुत बार ज़्यादा लोग होते हैं तो हम उसे खाने के सारे सामान को विभिन्न प्रकार के बड़े बर्तनों में रख कर प्लेटें वगैरह लगा देते हैं, ताकि हमें देने में, सर्व करने में आसानी हो और कोई सामान छूटे ना या बार बार दौड़ना न पड़े। चाजीन ऐसा नहीं करता, वो उन्हें हाथ पांव धुला करके बिठा लेता है। बिठाने के बाद उस पर चाय बनाने की जो तैयारी है वो शुरू करता है। अब वो क्या करता है कि बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आता है चाय बनाने के लिए। तौलिए से बर्तन को भली प्रकार साफ करता है। सभी प्रकार की प्रक्रियाएं बिल्कुल शांति से, गरिमापूर्ण ढंग से, सम्मान से, जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आया है तो किचन के बर्तनों की आवाज़ ना हो। ये भी एक अच्छा सम्मान का प्रतीक है। तो वो भी बड़े शांतिपूर्वक से बर्तन को ले आता है, तौलिए से साफ करता है और इतनी गरिमापूर्ण ढंग से, इतनी शांतिपूर्ण ढंग से हर कार्य को करता है जैसे वातावरण में एक स्वर, मधुर स्वर गूंज जाए। जयवंती का गीत का एक स्वर गूंज जाए। वहाँ का वातावरण इतना शांत है कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा है। तो आपको बता दें बच्चों कि अगर आपके चूल्हे पर पानी उबलने को रख दिया जाए और जब पानी उबलने लगता है तो उसमें से एक आवाज़ आती रहती है, बुलबुले होते हैं, भाप निकलती है तेज, जिसको कि यहाँ पर खदबदाना शब्द प्रयोग किया गया है। तो पानी के उबलने का जो स्वर है वो भी वहाँ सुनाई देता है। अब उसने पानी उबलने लगा, चाय तैयार की शांतिपूर्ण ढंग से। अब चाय परोसने की बारी आ गई कि मेहमान को चाय देनी है। अब चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। कहने का तात्पर्य, एक सेरेमनी मनाए जाने पर भी जापान की टी सेरेमनी में किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता, क्योंकि आदमियों की संख्या वहाँ निश्चित है कि सिर्फ 3 आदमी ही इस टी सेरेमनी में होंगे। और वहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो शांति। वातावरण में एक अजीब सी शांति वहाँ दिखाई पड़ती है। कोई शोर शराबा, नृत्य, संगीत कुछ नहीं है वहाँ। और
चाजीन जो रहता है प्यालों में चाय ढालकर बड़े आराम से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर सबके आगे प्याले रख दिए जाते हैं। 3 से अधिक आदमियों को वहां प्रवेश वर्जित था, नहीं था। मतलब प्रवेश नहीं दिया जाता था। और प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं होती थी। देखिए कई सारी विशेषताएं हो गई। एक तो 3 व्यक्ति का होना जरूरी है। दूसरा, शोर शराबा नहीं चाहिए, वातावरण में शांति चाहिए। तीसरा कि प्यालों में चाय सिर्फ 2-2 घूंट ही होगी। और 3 आदमियों से अधिक इस सेरेमनी में प्रयोग बैठने के लिए प्रवेश वर्जित था, नहीं जाते थे लोग। और उस 2 घूंट चाय को कम से कम 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। तो ये एक और विशेषता हो गई कि उस 2 घूंट चाय को कम से कम 1.5 घंटे तक पीना था। यानी कि पीना तो नहीं कह सकते इसको, चुस्की लेना। यानी कि चाय को होठ के पास ले गए, हल्का सा स्वाद लिया, छोड़ दिए, और ऐसे करते करते करीब इस चाय को 1.5 घंटे तक पीते रहते हैं। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा, फिर दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ। अब चाय की पीने के बाद लेखक को कैसी अनुभूति होती है उसका वर्णन किया है कि लेखक को लगा कि दिमाग की जो रफ्तार है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, और उस 1.5 घंटे के अंदर चाय की चुस्कियां लेते लेते उसे लगता है कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है, और उसका मन और मस्तिष्क जैसे किसी अनंत काल में जीने लगा हो, जहां दूर तक सन्नाटा हो और उन्हें कुछ ध्वनियां, कोई चीजें सुनाई देने लगे। अक्सर हम या तो गुजरे दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं, या भविष्य के रंगीन सपने बुनते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में ये दोनों ही मिथ्या हैं। लेखक ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है। या तो हम जो पीछे अपना बिगाड़ चुके होते हैं या जो समय व्यतीत कर चुके होते हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता कि मैंने इस कार्य को अगर ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा होता, या जो समय आया नहीं है उसके लिए सपने बुनते हैं कि आने वाले समय में ये करेंगे वो करेंगे। लंबी लंबी योजनाएं बनाते रहते हैं, एक लंबा विस्तार देते हैं योजनाएं बनाने का कि तो 2 समय का वर्णन किया है कि एक तो भूतकाल, दूसरा भविष्य का। एक बीत चुका है और एक आया ही नहीं है। तो दोनों काल तो मिथ्या हैं। जो बीत गया वो लौटाया नहीं जा सकता, जो आया नहीं उसको पहले से बुलाया नहीं जा सकता कि सुधार कार्य कर लें। तो लेखक ने यहाँ पर दोनों को ही मिथ्या कहा। सच है वर्तमान जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसको बनाकर, जिसको सुनहरा करके हम अपना भूत और भविष्य दोनों सुधार सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यही कहा है
कि वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। वहाँ की शांति के वातावरण में लेखक को ये लगने लगा कि ये दोनों काल अगर झूठ हैं तो इनके बारे में सोचकर स्वयं को कष्ट देना बिल्कुल बेकार है। और जो वास्तविक काल है वो है वर्तमान क्षण, और जो अनंत जितना विस्तृत है। और लेखक कहता है, जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। झेन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। उन्होंने कहा कि झेन की ये जो परंपरा है, जिससे जापानियों को ये महसूस होने लगा कि वे कार्य करने की क्षमता बढ़ा लेते हैं, वे भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीने लगते हैं। तो इस तरह से झेन की इस बड़ी परंपरा का वर्णन यहाँ लेखक ने किया है। इस पाठ पतझड़ से टूटी पत्तियों के दो पार्ट हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो गिन्नी का सोना पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और झेन की देन मात्र इस अंश को, पार्ट 2 को ही आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसलिए आप परेशान नहीं होंगे और इस झेन की देन से ही सारी चीज़ें तैयार करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।